जय हिंद फ्रेंड्स, टुडे इज 26 जुलाई 2023। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ। डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले आपको बता दें, हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, जो 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो क्वेश्चंस क्या था यहाँ पे, जो लीफ मॉडिफिकेशंस होते हैं डेजर्ट एरिया में, वो इनहिबिट वाटर लॉस को क्या क्या यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे वही उन्हीं लिप्स की बातें बोली जा रही हैं। पहले में क्या दे रहा है, हार्ड एंड वैक्स लीप, दूसरे में टीनी लीप, तीसरे में थॉर्न। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस, ताकि क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जाहिर सी बात है तीनों करेक्ट ही होगा, क्योंकि जब भी डेजर्ट एरिया आता है वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होती है तो पत्तियों से पानी का ट्रांसपायरेशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो वाटर्स होते हैं आपके प्लांट्स में, वो क्या हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो स्टोमेटा पोर्स होते हैं, उसको अगर क्लोज कर दिया जाए तो यहाँ पे पत्तियों के अंदर ही ये वाटर रिसाइड कर जाते हैं, वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे पत्तियाँ अपने साथ करती हैं, जैसे कि कांटों में परिवर्तित कर देना पत्तियों में वैक्सी स्टाइल, यानी मोटा पत्तियों को कर देना वैक्स टाइप से। तो ये इस प्रकार की चीज़ें पत्तियाँ वहाँ पे करती हैं, ताकि पानी को स्टोर कर सकें और जब उन्हें आवश्यक हो तो उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो अभी आपको मैं बताया। जीरोफिटिक प्लांट इन्हीं को बोला जाता है, जो यहाँ पे डेजर्ट एरिया में चीज़ें होती हैं। जो वेजिटेशन ग्रो होते हैं, जो वेजिटेशन का क्या मतलब होता है, पेड़ पौधे पत्तियाँ जो यहाँ ग्रो होती हैं, ये हाईली एडाप्टिव होती हैं सर्वाइव करने के लिए, कि कम से कम पानी में भी अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो क्या क्या फीचर होते हैं, इनके लॉन्ग रूट होते हैं, ताकि नीचे जा करके ये पत्तियाँ के जड़ जो हैं नीचे जाकर के भी क्या कर सकें, वाटर को ले सकें। तो इनकी लॉन्ग रूट होती है, हार्ड और वैक्सी लीप्स होती है, मोटे ये लीप्स होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशंस बहुत तेज़ी से न हो। बार्क जो होते हैं मोटे होते हैं, इनके छाल जो होते हैं मोटे होते हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। कई जगह पे ये पत्तियां कांटों की आकार की हो जाती हैं, तो याद रखिएगा। और टीनी लीव्स, इनके पत्तियां छोटी रहेंगी तो ट्रांसपीरेशंस कम होगा। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई। कैक्टस, पाइनएप्पल, थॉर्न, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी आंसर सही है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे कंसिक्वेंसेस पूछ रहा है कंट्री का, कि एनएसजी में यहाँ पे मेंबर बनने के लिए क्या है कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पे बता दें, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट मोस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे चीज़ें आती हैं तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकते। एनपीटी की ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। तो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनएसजी। ये क्या है एनएसजी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर लिया जाए तो यह एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम है। यानी किस प्रकार की एक्सपोर्ट होगी, ये न्यूक्लियर मटेरियल को लेके ये जो है चीज़ें रेगुलेट कर रहा है। तो ये प्रिवेंट करेगा कोई भी जो न्यूक्लियर चीज़ों को आगे यहाँ पे फैलाया ना जा सके, स्प्रेड ना किया जा सके। प्रोलिफरेशंस की बातें बोलता है कि कंट्रोल करके रखना है एक्सपोर्ट मटेरियल और हथियारों को, टेक्नोलॉजी को, इन सब चीज़ को बनाने से भी यहाँ पे उपयोग में किस प्रकार से लाया जा रहा है न्यूक्लियर वेपन को, ये सब चीज़ों पे रेगुलेशंस करता है। तो जो एनएसजी के मेंबरशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका कई प्रकार से आप उपयोग कर लेंगे। एक स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, आप उसी को उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं है कि किसी भी चीज़ का उपयोग आप ऐसे ही कर लेंगे। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, कि क्या वो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक ग्लोसरी है, जो हर बार की तरह यहाँ पे देता हूँ ग्लोसरी, वो ग्लोसरी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले में क्या दिया है, एग्जेम्पलेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल कई बार क्वेश्चंस इसका हो जाता है। जो भी वर्ड मीनिंग है उसको 5 से 10 वर्ड मीनिंग आप याद करिएगा तो काफ़ी यूजफुल हो जाता है।
तो इसका मतलब होता है कमेंडेबल, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करना, ये एग्जाम्पलेरी को दर्शाता है। सिनोनिम्स की बात करी जाए तो कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, एग्जाम्पलरी और लाउडेबल इसका सिनोनिम्स हो जाता है। एंटोनिम्स की बात करी जाए जिसे हम विपरीत शब्द बोलते हैं, उसका क्या होता है? फ्लॉड, मेडियोकर, इनएडिक्वेट और सबस्टैंडर्ड बोला जाता है। एकुमेन का क्या मतलब होता है? कुशाग्रता। यहाँ पे कुशाग्रता की बातें बोली गई हैं। इनसाइट, श्रूडनेस, एस्यूटनेट, परसेप्शंस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इग्नोरेंस, फूलिशनेस, नैविटी, स्टूबिडिटी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। जुबिलेंट का क्या हिंदी होता है? तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाना, उसको जुबिलेंट बोला जाता है। इलेटेड, एक्सेटिक, एक्जुलेंट और यूफोरिक, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम वहीं पे डिजेक्टेड, मेलनकोली, डिसहार्टेंड और डिस्पोंडेंट। अपुलेंट का क्या मतलब होता है? बहुत ही धनवान होना, यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। लग्जरियस, लेविस, एफ्लुएंट और वेल्दी। एंटोनिम्स का क्या होता है? मॉडेस्ट, हम्बल, सिंपल और इम्पावराइज्ड। ये सारे ग्लोसरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ध्यान रहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब वर्ड्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, तो अगर आपको मीनिंग नहीं याद होगी, मीनिंग का मतलब नहीं पता होगा एग्जैक्ट और प्रिसाइज, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को भी हम इंग्लिश में तो गलत करते हुए ही नजर आएंगे। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस देता हूँ ये कई सारे ऐसे भी एग्जाम्स है जहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड हो जाता है, यानी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं, तो उन एग्जामिनेशंस के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पीआईबी न्यूज़ की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखा जाए एस फांगनोंग कोन्याक, ये जो है इंपॉर्टेंट बन गई हैं क्योंकि पहली वुमेन है ये नागालैंड से जो यहाँ पे प्रिसाइड करेंगी राज्यसभा को। तो ये राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगी। पैनल चेयरमैन का जो पैनल होता है उसमें 8 से 10 मेंबर हो जाते हैं जो चुने जाते हैं राज्यसभा मेंबर में, कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन अगर अब्सेंट हैं तो इनमें से किसी को बना दिया जाएगा। यही पैनल चेयरमैन वहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन के रूप में इन्हीं में से निकल करके आते हैं जो कार्य करते हैं राज्यसभा का। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के पैनल होते हैं। इन दोनों के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर लोकसभा के और डिप्टी स्पीकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राज्यसभा के, तो इन दोनों के अब्सेंटी में दोनों के पैनल होते हैं अलग अलग। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इन पैनल में 8 से 10 मेंबर होते हैं, इन्हीं मेंबर से चूज करके उस समय बना दिया जाता है। याद रखिए, अगर पैनल भी नहीं उपयोग होगा, यहाँ पे नहीं प्रेजेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर होनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे इनोग्रेट किए हैं क्या? हेली समिट 2023, ये कहाँ पे है? याद रखिएगा, हेली समिट खजुराहो में, ये उड़ान 5.2 के अंतर्गत ये चीज़ें आई हैं। किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी खजुराहो में? खजुराहो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरी क्या चीज़ें निकली हैं? इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शंस, जो माइनिंग होती है, क्वेरिंग होती है, ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 6.4% हायर निकल के आई हैं। दूसरा क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। पूछ सकता है NIPCCD किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है क्या? मिशन शक्ति, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। किस प्रकार से वुमेन के सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाएगा, ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो है वुमेन की एम्पावरमेंट की अगर बात आती है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एम्पावरमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या? तो किस हिसाब से यहाँ पे फोकस करना है? एजुकेशंस में, हेल्थ में और जो अदर सेक्टर्स है उसको लेकर के चला जाए। सेफ्टी की बात करी जा रही है, स्किल की बात करी जा रही है, बिजनेस क्लास की यहाँ पे बात करी जा रही है। किस प्रकार से अपने नए नए जो उद्यमिता योग्य व्यक्ति हैं, उद्यमी लोग हैं, उनको ऊपर ले जाकर रखा जा सके। हेल्थ की बात करी जा रही है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करने की बात बोली जा रही है। लाइफ साइकिल अप्रोच यहाँ पे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड वात्सल्य प्लान, ये सारे प्लान यहाँ पे लेकर के आया गया है ताकि किसी प्रकार से यहाँ पे इम्पावरमेंट वुमेन का कमी ना हो सके। ये सारे स्कीम काफ़ी इम्पावर करते हैं वुमेन को।
तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल बात करी जा रही है वुमेन को किस प्रकार से हम एम्पावर कर सकते हैं। तो पोषण से लेके हेल्थ से लेके उनकी स्किल और जॉब तक चीज़ें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी गई हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नया आर्टिकल एक लेकर के आया हूँ, 6th मास एक्सटेंशन विल बी वर्स। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, मास एक्सटेंशंस का क्या मतलब होता है। तो जो एनिमल, जो फ्लोरा फौना विलुप्त के कगार पे हैं, यानी एक्सटेंशन के कगार पे हैं, वहीं पे यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है 6th मास एक्सटेंशन का। तो क्या रिपोर्ट है, IUCN रेड लिस्ट क्या निकाला हुआ है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 33% ऑफ द स्पेसीज जो हैं, जो वह क्या है, नॉन थ्रेटेंड है। IUCN की रेड लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे इस लिस्ट में बहुत सारे डिक्लाइन निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो रिसर्चर यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे यही बातें बोल रहे हैं जो 71,000 एनिमल स्पेसीज है, जो 5 स्ट्रेटा में अगर हम देखें, 5 स्ट्रेटा में, तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे ममल हो गए, बर्ड हो गए, रेप्टाइल हो गए, एम्फीबियन हो गए, इंसेक्टा, ये 5 स्ट्रेटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे मास एक्सटेंशंस निकल के आ रही है, और भी बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे इन सब पहलुओं पे देखने की ज़रूरत है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या, फ्लोरा और फैना को लेकर के बायोडाइवर्सिटी की बातें बोली जा रही हैं। तो ये ग्रेटली इम्पैक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों पे, जो कि अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो स्टडी आई है, स्टडी, इस रिपोर्ट से क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ग्लोबल पिक्चर यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है 4 कैटेगरी में। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्पेसीज का। इन सब कैटेगरी में भी मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है तो ये भी बहुत ब्रूटल है, स्टेबल हो गई है तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है, बढ़ जा रहा है तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। स्पेसीज यहाँ पे रिमेन अननोन है, जिसे हम जानते ही नहीं है, जैसे कि वर्टिब्रेट और इंसेक्टा ग्रुप, ये सारे के सारे बहुत वास्ट ग्रुप हैं। इंसेक्टा ग्रुप लार्जेस्ट क्लास का ऑर्डर है, ये चीज़ें याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आज के डेट में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का प्रयोग खुले रूप से हो रहा है, और अब किसानों को ये भी नहीं मालूम कि इतने मात्रा में क्या हमें छिड़कना है, किस क्वांटिटी में क्या उपयोग करना है। तो ये जितना मन मर्जी आता है उतना छिड़कते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इम्बैलेंस हो रही हैं। IUCN के रेड लिस्ट में बहुत सारी चीज़ों, ये डाटा जो आपको बताया जा रहा है, दिया जा रहा है। एनालिसिस यहाँ पे क्या दर्शाता है, तो जो स्पेसीज है ना, वो खतरे में जा रही है, उनकी संख्या भी लगभग घट रही है। 48% बात करी जाए तो डिक्लाइन हो रही है, यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिक्लाइन हो रही है। 49% यहाँ पे रिमेन स्टेबल, 3% की बात करी जाए तो ये बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। यहीं पे एक्सटेंशन जो थ्रेट, जिनको यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो विलुप्त के कगार पे हैं, लगभग विलुप्त के कगार पे पहुँच चुके हैं, वो क्या हैं, एम्फीबियन हैं। ये एम्फीबियन क्या होते हैं, तो मेढक जो होता है, फ्रॉग, एम्फीबियन होते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, जो धरातल पे भी और वाटर में भी रहते हैं, एम्फीबियन। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बातें बोली जा रही हैं कि इनकी जो है ज़िंदगी खतरे में है, ये एक्सटेंशंस के कगार पे चल रहे हैं। खास करके मेनली अगर बात करी जाए तो ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, तो ये आपका ग्लोब है अगर, तो ये आपका इक्वेटर हो जाता है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ट्रॉपिकल बेल्ट ही किसी के नीचे आ जाता है, ये ट्रॉपिकल बेल्ट होता है। याद रखिएगा, ये ट्रॉपिकल बेल्ट होता है 27.5 नॉर्थ से लेके 27.5 यहाँ पे साउथ। इस बेल्ट को ट्रॉपिकल बेल्ट बोला जाता है। इन बेल्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही है। 74% फिशेस की भी बातें बोली जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अगर ममल, स्तनधारी की हम बात करें तो इनकी पॉपुलेशंस तीव्र गति से डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है, जो कि 56% है। बर्ड्स की पॉपुलेशंस की बात करी जाए तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ममल एंड फिश यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉपुलेशंस ऑफ ग्रोथ। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए इसकी जानकारी। दूसरी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो जो टेरेस्ट्रियल यानी धरातली हैं, मरीन हैं, जल में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट रहते हैं। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, तो जिनके बैकबोन होते हैं वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके बैकबोन नहीं होते हैं एनिमल के, वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। लेमैन की लैंग्वेज में, कॉमन भाषा में ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इनकी पॉपुलेशंस में क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, जिसके कारण पॉपुलेशन पैटर्न 47% इम्पैक्ट होता हुआ
नजर आ रहा है, प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो भी पृथ्वी पे फ्लोरा और फौना है, एनिमल और प्लांट है, किंगडम है, इनको अर्थ बैलेंस करके रखा हुआ है। तो एक दूसरे के नीड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यूज किया जाए, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि अगर बैलेंस ही नहीं रहेगी ना ये चीज़ें, तो बहुत हद तक ब्रूटली इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अपनी चीज़ें हैं जो डिक्लाइन हो रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे घाघरा रिवर को देखेंगे। हर बार एक रिवर मैं भारत का कवर कर रहा हूँ। तो ये कर्नाली रिवर नेपाल में इस नाम से जानी जाती है, कर्नाली रिवर। मापचा सांगपो रिवर के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। जब ये लोअर घाघरा में आती है अवध वाले रीजन में, तो इसका नाम सरयू पड़ जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीनों इसी को बोला जाता है। पेरेनियल ट्रांस बाउंड्री रिवर का क्या मतलब होता है और पेरेनियल टर्म का क्या मतलब होता है? ऐसी रिवर जो पूरे वर्ष बहती हैं वो पेरेनियल रिवर कही जाती हैं। पेरेनियल पूरे वर्ष बहने वाली रिवर को पेरेनियल रिवर कहा जाता है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुजर करके ये बाउंड्री भी बनाती हुई नजर आती है। ओरिजिन की अगर बात करी जाए तो ये हिमालय के स्लोप से निकलती है, तिब्बत की पठार से। तो आप देख सकते हैं यही वो घाघरा रिवर है, मैंने मैप दिखाया है। तो ये आपके तिब्बत के पठार से निकल के नेपाल से क्रॉस होके इंडिया में आकर के गंगा में आकर के यहाँ पे मिल जाती है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे? तो आपके गंडक और सोन और ये जो यमुना आकर के यहाँ पे मिल रही, गंगा आकर के यहाँ पे मिल रही है, इन सब जंक्शंस पॉइंट पे आकर के ये मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। जो कि ये रिवर घाघरा जो है आपका कहाँ पे मिलती है? बिहार में जाकर के इससे मिलती है। तो ये हिमालय नेपाल की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये कट करता है हिमालय नेपाल में और ज्वाइन करता है शारदा रिवर। ये कहाँ पे? ब्रह्मा घाट इंडिया में, याद रखिएगा, ब्रह्मा घाट इंडिया में जाकर के ज्वाइन करता है और तब जाकर के ये फॉर्म करता है क्या? घाघरा रिवर। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सरयू शारदा नदी से जब मिलती है तब जाकर के घाघरा रिवर ये फॉर्म करती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करी जाए तो ये यहाँ पे मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अगर गंगा ये है चल रही हैं तो ये राइट बैंक हो गया, ये लेफ्ट बैंक हो गया। तो ये ट्रिब्यूटरी है, याद रखिए। कुछ इस तरीके से आके घाघरा ज्वाइन करती है। 507 किलोमीटर की बात करी जाए नेपाल में ये कवर करती हैं, जो कि लॉन्गेस्ट मानी जाती हैं। यहीं पे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो भेरी, कुआना, राप्ती, छोटी गंडक। राइट ट्रिब्यूटरी सेती, धनवार और शारदा, बूढ़ी गंगा। सोर्स कहाँ से है इस नदी का? तो माफा पुंछो ग्लेशियर जो है तिब्बत चाइना में, यहाँ पे वहाँ से ये निकलती है रिवर, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आशा करते हैं चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। डेंजरस ओवरहॉल, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, किस प्रकार से जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है, इसी को ओवरहॉल बोला जाता है। अब यहाँ पे खतरनाक चीज़ें क्या चल रही हैं, तो आपकी सारी की सारी स्टोरी इजराइल की है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू जो कि लीडर हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या किए हुए हैं, तो इजराइल की राइट विंग प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लेजिस्लेटिव विक्ट्री मंडे को यहाँ पे इनकी हुई है। कोलिशंस जो गवर्नमेंट है वो चीज़ें पास करी गई हैं। तो यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म, याद रहे आपको, भारत में जब इंदिरा गांधी का शासन था, जब गवर्नमेंट थी, तो वो भी जुडिशियल रिफॉर्म करी थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद ही होगा, किस प्रकार से जुडिशियल्स की पावर्स को कम करने का प्रयास किया गया था। और उसकी रिकवरी में जब जनता दल जीत कर आती है तो वो 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और जो जुडिशरी की पावर है उसको रीस्टोर करती है। इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। जुडिशरी की पावर को यहाँ पे सीमित करने का बात चल रहा है नेतन्याहू के द्वारा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल बिल है ये जो पास किया गया है नेतन्याहू के द्वारा। उनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो लॉ मेकर यहाँ पे चीज़ें हैं, तो अपोजिशन से तो इसको बाइकआउट करती हुई नज़र आ रही है और बहुत सारे लोग मात्रा में प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं पार्लियामेंट के सामने। जो कोलिशंस है, राइट विंग है यहाँ पे और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी यहाँ पे
इस नियम को, इस कानून को लेकर के आई हैं कि किस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट की एबिलिटी को जो रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट है इसको अनरीजनेबल बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नमेंट की चीज़ों को रिव्यू ना कर पाए, यानी रिव्यू पावर इनकी कहीं ना कहीं ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि चेक और बैलेंस की बात करी जाए, अगर कोई भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास होती है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो अगर कोई भी चीज़ें पास होती है तो सबसे यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल होता है कि ये लॉ सही है कि नहीं, इसका एक्ट सही से बना है कि नहीं, वेलफेयर में बना है कि नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है कि नहीं, कौन चेक करेगा? जुडिशरी ही चेक करेगा। इसी पावर को यहाँ पे ये ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं कौन? नेतन्याहू और इनकी पार्टी, जो भी कोलिशंस में पार्टी है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे वर्कर, प्रोफेशनल, रिजर्विस्ट सारे के सारे यहाँ पे निकल के आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इनके बारे में ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। अब देखा जाएगा इजराइल है कहाँ, इसकी क्या क्या लोकेशंस है, कुछ बैकग्राउंड में जाकर के भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आखिर ऐसी चीज़ें क्यों लानी पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर टच कर रहा है कहाँ से? जॉर्डन से, इजिप्ट से और मेडिटेरियन सी से। क्वेश्चंस आया हुआ है कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे टच करती हैं मेडिटेरेनियन सी से, तो लेबनान टच करता है, याद रखिएगा। अब इसका जेरूसलम ये है, ये डेड सी है, याद रखिएगा। जॉर्डन और इजराइल से बॉर्डर है ये डेड सी, जो कि क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। वेस्ट बैंक का क्या खेला है यहाँ पे अगर देखा जाए, गाजा स्ट्रिप का क्या इशू है यहाँ पे, तो ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है आपको बता दें, पहले मैक्सिमम इन एरिया में, यानी इन एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन रहा करते थे, लेकिन आज के डेट में अगर बात करी जाए तो इजराइल का कब्जा हो चुका है। यही सारी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रही है। वेस्ट बैंक का जो पार्ट है यहाँ पे कुछ ही कुछ सिमट के रह गए हैं। अब थोड़ा डिटेल में अगर देखा जाए तो आपको बता दें, पैलेस्टीनियन को यहाँ से भगा भगा के मारा गया है। 1917 से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैलेस्टीनियन का प्री ब्रिटिश मैंडेट ये है चीज़ें हैं, यानी ब्रिटिश के समय से पहले से ही यहाँ पे पैलेस्टीनियन का यहाँ पे पूरी की पूरी दबदबा थी। इन्हीं लोगों की यहाँ पे बस्ती थी, विलेज एरिया थी, टाउनशिप थी, यही लोग डेवलप हो रहे थे। लेकिन 1948 के जियोनिस्ट मिलिट्री फोर्स यहाँ पे एक्सपेल करी लगभग क्या 7,50,000 पीपल को यहाँ पे। तो पैलेस्टीनियन और उनके जो 78% आप हिस्टोरिक पैलेस्टीनियन को यहाँ पे कैप्चर भी किया गया है। 22% यहाँ पे डिवाइडेड हो गए वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में। तो 22% लोग यहाँ पे क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो गाजा स्ट्रिप कौन सा है, ये है। वेस्ट बैंक कौन सा है, ये है, याद रखिएगा। तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में डिवीजन हो जाता है कब, 48 में, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। तो मिलिट्री फोर्स चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे इंट्रूजन हो जाता है और ये सिमट के रह जाते हैं 48 में। 67 में भी और भी ज़्यादा बुरा हाल होता है यहाँ पे। ये जो वार होता है यहाँ पे आर्मी की, जिसके कारण इनके एरिया और ही ज़्यादा स्ट्रांग और कैप्चर कर लेते हैं इनकी एरिया में। 95 में देखिए किस प्रकार से सिमट गए। अब अगर बात करी जाए 2020 की, तो ये जो कंसेप्चुअल एक मैप दिखा रहा है आपको, तो और भी तीव्र गति से ये चीज़ें लिमिट हो रही हैं, इनकी एरिया और सीमित हो रही हैं और पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशंस और ही ज़्यादा गिरती हुई नज़र आ रही हैं। इजराइल लोग यहाँ पे और सारी की सारी चीज़ों को कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनका पहले पैलेस्टीनियन का ही लैंड हुआ करता था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट लेकर के आई है जुडिशरी में रिफॉर्म, तो जुडिशरी रिफॉर्म लेकर के आई है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट कोई एक्शंस लेती है इन रीजन को लेकर के, तो यहाँ पे क्या होगा, इन रीजन को लेकर के कोई भी एक्शंस यहाँ पे रिव्यू नहीं हो पाएगा, कोई रिकंसीडर स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा, लॉ सही है कि नहीं कोई बता नहीं पाएगा। यहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसी कैसी चीज़ें इन कंट्री में लोगों पे चल रही हैं। जेरूसलम का धार्मिक एक इशू है, तेल अवीव जो यहाँ पे कैपिटल है उसको लेकर के भी इशू है। बहुत सारे इशू इन जोन में चल रही हैं, इसलिए इस जोन को काफ़ी सेंसिटिव जोन भी देखा जाता है। तो आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो आपको यहाँ पे मैं बताया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो इनका नाम क्या है, इतमार बेन गेवीर। तो ये बेजलेल सुमत्रिक, ये दोनों लोग क्या यहाँ पे चाहते हैं कि जो जेविश सेटलमेंट है वो
ऑक्युपाइड करे पैलेस्टीनियन टेरिटरी को। देखिए अभी ये लोग सीमित नहीं हैं, अभी और भी पैलेस्टीनियन टेरिटरी को यहाँ पे क्रैक डाउन करने की बातें बोली जा रही हैं। कुछ अरब माइनॉरिटी हैं जेविस स्टेट में, यहाँ पे वो भी इशू निकल के आ रहा है। दो सिस्टम है यहाँ पे, क्या तो एक सिटीजन के लिए और दो लिविंग इन द ऑक्युपाइड और एनेक्स्ड रीजन। तो जो सिटीजन है वो मान के चलिए इजराइल ही, और जो ऑक्युपाइड और एनेक्स्ड रीजन की बात करी जा रही है वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में, जो अभी आपको दिखाया वेस्ट बैंक, उन पार्ट की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे जुडिशियल ओवरऑल प्लान जो चल रहा है इन्हीं सब इशू को लेकर के चल रहा है, किस प्रकार से डेमोक्रेटिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया जाए और किस प्रकार से ब्रूटल ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन का जो हो रहा है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे जुडिशरी अपना रोल प्ले कर रही थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, यहाँ पे नेतन्याहू के द्वारा रिफॉर्म लेकर के आया जा रहा है स्ट्रॉन्ग, और ये चीज़ें क्या करने क्वालिफाई करी जा रही है, मैं तो यही कहूँगा इसको मारा जा रहा है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। फार फाइट अगर बात करी जाए, दूर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो इजराइल किसकी तरफ बढ़ रहा है, थियोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार की चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक बिगेस्ट क्राइसिस के रूप में उभर सकती हैं और इजराइल की यही फॉल्टीनेस इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ, तो इसको देखेंगे टेक मेक डिस्पोज। ये क्या है टेक मेक डिस्पोज? तो जो रिसोर्स है ना पृथ्वी की, उस रिसोर्स की अगर हम बात करें तो हमें पृथ्वी ने इतना सरप्लस रिसोर्स दिया है कि हम अपने नीड के अनुसार उसका उपयोग करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने देगी। जब हम अपने ग्रीड के अनुसार यानी लालच के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगी। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात बोल रही हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी एक टर्म है। ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, थोड़ा पहले वो हम समझेंगे तब जा कर के आगे बढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए सर्कुलर इकोनॉमी, तो सर्कुलर इकोनॉमी एक गोला बना दिया मैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ें मैं प्रोड्यूस किया, दूसरी चीज़ें कोई चीज़ यूज किया, तीसरी चीज़ें उसको मैं कोई चीज़ें वेस्ट मटेरियल में फेंक दिया, उस वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे रिसाइकल हुआ, रिसाइकल करने के बाद यहाँ पे वो चीज़ें पुनः प्रोडक्ट के रूप में बनकर आ गया। इसी सिस्टम को यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी बोला गया है। यानी जो एक रिसोर्सेस है उसी को बार बार घुमा के हम मार्केट में भी ला रहे हैं और वेस्ट हो जा रहा है तो पुनः उसको रिसाइकल भी कर रहे हैं। इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है, जो कि चीज़ें याद होना चाहिए, यानी इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये चीज़ें हैं। और हम जो डिपेंडेंस हमारी बढ़ती हुई जा रही है कि प्राकृतिक संसाधनों पे हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती हुई नज़र आएगी। किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे सस्टेनेबल यूज करना है, ये भी चीज़ें हम लोग सही प्रकार से कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है चीज़ें, किस प्रकार से अपने चीज़ों को हमें लेकर के चलना है और डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, रिफर्बिश करना है, रिप्रोड्यूस करना है। ये सारी की सारी एक साइकिल में आती हैं जिसे सर्कुलर इकोनॉमी नाम दे दिया गया है। इंडिया की अगर बात करें तो इसको 4 प्रायोरिटी के रूप में देखा गया है और ये लेकर के भी आगे चल रहा है। वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी में हम आ रहे हैं। G20 की अभी मीटिंग आने वाली है, प्रेसिडेंसी भारत लिए हुए है इस बार। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। स्टील सेक्टर को लेकर के, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, सर्कुलर बायो इकोनॉमी को लेकर के, स्टेब्लिशिंग एंड इंडस्ट्री लेड इफिशियंसी, इन सब चीज़ को लेकर के। तो जो इंडस्ट्री में कोलिशंस करके ये 4 फैक्टर हैं, ये जो अभी आपको मैं बताया 1 2 3 4। EPR क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसमें से कोई मान लीजिए प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंपनी है एक प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्लास्टिक बाहर गया, मार्केट में गया, यूजेज हुआ, तो बाद में वेस्ट मटेरियल हो गया। तो ये इसी कंपनी का जिम्मेदारी यहाँ पे बन जाएगा कि ये रिसाइकल इसको करे और कलेक्ट करे और इसको रिसाइकल करे। तो यही एक्सटेंडेड यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे यही है, बन जा रही है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये जो इकोनॉमी है उसको सही प्रकार से ले जा करके चला जाए ताकि जो
डिसऑर्डर है ना, जो प्रॉब्लम है वो चीज़ें ना हो इस इकोनॉमी में। यहाँ पे ये सारी बातें बोली जा रही हैं। G20 मेंबर कंट्री यहाँ पे कमिटेड है कि जीरो एमिशंस कार्बन का यहाँ पे किया जाएगा। इसको मिटिगेट यानी सॉल्यूशंस देने की बातें बोली जा रही हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो होते हैं उनको कम करने का बात बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फोकस करेंगे तो इसको कम करना पड़ेगा। तो क्या आवश्यकता है यहाँ पे क्या करने की? तो रिसाइकल करने की आवश्यकता है, और जो 15 से 25% तक चीज़ें हैं इसको और ज़्यादा ऊपर ले आकर के रखने की ज़रूरत है। रिसाइकलिंग अपने परसेंटेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बातें बोली गई हैं। बहुत सारी क्रूशियल चीज़ें हैं। स्टील के प्रोडक्शंस में बहुत सारे कार्बन का भी प्रोडक्शन होता है, कार्बन इमिशंस होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या चीज़ें बोली जा रही हैं? जो डिमांड है स्टील की ये ग्रो कर रहा है, जिसके कारण इकोनॉमी इंडिया की भी यहाँ पे ग्रो हो रही है। दूसरी चीज़ें, जो 7% ऑफ एनर्जी सेक्टर है वो इमिशंस कर रहा है आयरन स्टील प्रोडक्शन से। इन सब चीज़ों से भी कार्बन का इमिशंस हो रहा है। तो सर्कुलर स्टील सेक्टर को अगर बनाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें इमिशंस डील होती हुई नज़र आएंगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे जब पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये SDG जो गोल है ये कब आया था? तो आपको बता दें, ये 2016 से लेके 13 तक इसका टारगेट है। यहाँ पे कितने गोल हैं? तो 17 यहाँ पे गोल हैं। कितने गोल के अंदर टारगेट हैं? तो 169 टारगेट के रूप में आते हैं। ये 17 गोल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले पावर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा अच्छा सबका स्वास्थ्य होना चाहिए, चौथे में एजुकेशन होना चाहिए, पांचवें में किसी भी जेंडर को लेके बयास नहीं होना चाहिए, बराबर का हक सबको मिला हुआ है, सारा क्लीन वाटर और सैनिटेशंस की बातें बोली गई हैं, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बातें बोली गई हैं। इसी क्लीन एनर्जी की बातें बोली जानी है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ सही प्रकार से हो, इंडस्ट्री इनोवेशंस की बातें बोली गई हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटी की बातें बोली गई हैं, यानी रिच और ज़्यादा रिच ना हो और गरीब और ज़्यादा गरीब ना हो, ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटी की बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो सिटी हैं आज की, अगर वो सस्टेनेबल हो तब जाकर के यहाँ पे जो फेमाइन आ रही हैं, फ्लड आ रही हैं, ड्रॉट आ रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जो कि मेरा फेवरेट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दें यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो जो रिसोर्स है ना उसका सही प्रकार से नीड के अनुसार यूज होना चाहिए, ना कि अपने लालच ग्रीड के अनुसार। तो नीड की आवश्यकता अगर रहेगी तो ये पृथ्वी बहुत सक्षम है। ग्रीड की अगर हम उपयोग करेंगे लालच का तो ये पृथ्वी सक्षम नहीं है, उसी की बात बोली जा रही है। क्लाइमेट एक्शंस 13 में है, 14 में लाइफ बिलो वाटर, 15 में लाइफ ऑन लैंड और 16 में पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बातें बोली गई हैं। 17वां में सबको मिल करके यहाँ पे आना है और पार्टनरशिप करना है इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। तो ये थी सारी डिटेलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लेके, जो कि बैकग्राउंड में मैं डाल दिया था। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस की बात करी जाए, जो कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20,000 रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स हो चुके हैं इसके अंतर्गत, और जो इंपोर्टर ब्रांड ओनर हैं यहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये भी 19,000 प्लास्टिक वेट प्रोसेसर यहाँ पे सेंट्रलाइज EPR पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ताकि इसका क्या मतलब हुआ कि वो अगर ऐसे चीज़ें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो कलेक्ट करने के लिए हो जाती है जो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट होगा। बायो वेस्ट की बात करी जाए अगर, तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, ये सब चीज़ें जो आती हैं ग्लोबली, इसको क्या कर रहे हैं लोग? बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, जो कि कारण यहाँ पे पोल्यूशंस क्रिएट हो रही हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और हम कंबाइंड एफर्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि किस प्रकार से इसको डील किया जाए। ये डिग्रेड कर रहे हैं लैंड को। बायो वेस्ट यहाँ पे वैल्यूएबल प्राइमरी रॉ मटेरियल के रूप में कार्य कर सकता है, और दूसरी चीज़ें इसका मिनरल रिसोर्स में भी वाइबल सब्स्टिट्यूट भी देखा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जीवन योजना जो अभी लाया गया है ये क्या है? तो फिनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। क्या? इंटीग्रेटेड यहाँ पे एक साथ मिलके बायो एथेनॉल। तो बायो एथेनॉल क्या है? तो जो 20% बोला गया है इसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। जो भी आपके खेत खलिहान से जो पुआल मटेरियल निकलते हैं उन पुआल को सेल करके इनमें यूज होगा, जो भी यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शंस में यूज होगा।
तो ये एथेनॉल प्रोडक्शन ये सेकेंड जनरेशन का है, इसमें यूज करेंगे तो पुआल की यूजेज हो जाएंगी, लोग खेत में जला के पॉल्यूशंस कर रहे थे, तो ये भी गवर्नमेंट एक अल्टरनेट प्लान लेकर के आई है। 2G बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी प्रोड्यूशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे बायो एथेनॉल को वेस्ट फीड स्टॉक के लिए यहाँ पे जो चीज़ें चलती थी, जो खेतों में बच जाती थी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के रूप में, इन सब चीज़ों पे जिसका कोई वैल्यू नहीं था, आज के डेट में वो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एनर्जी के सेक्टर में हम ब्लेंड करेंगे, मिलाकर चलेंगे, क्या ये अपने जो रेसिडुअल हैं प्लांट के, क्रॉप के, उनको अगर ब्लेंड करके चलेंगे तो चीज़ें सही होंगी। गोवर्धन स्कीम क्या है? तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, इसका क्या मतलब होता है? किस प्रकार से अपने बायो रिसोर्स को हम किस प्रकार से वेस्ट इनटू कंपोस्ट, बायोगैस, बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे बातें बोली गई हैं। और प्रोमोट करेगा ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और रिड्यूस करेगा पॉल्यूशंस को। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो चीज़ें यही हैं कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है, गोबर का इस्तेमाल करना है, खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, खेती को और नेचुरल फार्मिंग की तरफ से इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी? पॉल्यूशंस को कम करती हुई नज़र आएंगी। 500 प्लस फंक्शनल बायोगैस प्लांट यहाँ पे बैठा जा चुके हैं, जो कि लोगों की गाँव में लिवलीहुड को चेंज कर रहा है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये सतत स्कीम है, याद रखिएगा। ये 2018 में आई थी। क्या प्रमोट करने के लिए? जो CBG है, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, इसका अल्टरनेटिव ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में लेकर के आई थी। ये किस प्रकार से चीज़ों को एक्सलेट करेगी, बढ़ाएगी और डेवलप करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन CBG की ये बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। G20 की प्रेसिडेंसी हम सभी लोग जानते हैं, भारत यहाँ पे लिए बैठे हैं और होने भी वाला है सितंबर में चीज़ें। तो यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग पथवे दे सकता है भारत, सस्टेनेबल रिजिलियंट फ्यूचर किस प्रकार से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो हिमाचल में जो फ्लड आया है उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, कैसे वो चीज़ें हैं, बैकग्राउंड में जाकर के IPCC को देखा जाएगा। हिमाचल के क्या कॉजेज हैं, क्यों हो रहे हैं आजकल जो इतने फ्लड भी आ रहे हैं, जो एवलेंचेज आ रहे हैं, पहाड़ों से गिरता हुआ खिसक जा रहे हैं, लैंडस्लाइड आ रहे हैं, उनके क्या कारण हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले IPCC यहाँ पे क्या होता है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये छठा रिपोर्ट रिलीज किया है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बताया है कि जो हिमालय और कोस्टल रीजन है भारत का, वह बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट से इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये छठा रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये जो IPCC निकालता है। तो हिमालय का जो रीजन है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका पैटर्न है ना, बारिश का, प्रिसिपिटेशंस का, बारिश का, ये पैटर्न बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए सही प्रकार से यहाँ पे, तो इसके पैटर्न में बदलाव आ रहा है। किस पैटर्न में? तो रेनिंग वाले पैटर्न में। IMD क्या है? तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और ये डाटा शो कर रही है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था 720-750 mm, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वहीं पे बात करी जाए तो यहाँ पे एक्सीड कर गई है 888, जो 2002 में चीज़ें थी 926 मीटर इन 2018। देखिए कैसे चीज़ें बदल रही हैं, यानी जो रेनफॉल सिस्टम है ना हिमालय वाले जोन में, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। प्रिसिपिटेशंस की बात अगर देखें तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो लेकर के आता है आपके भारत में, साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पे केरला को टच करके ये चीज़ें आती हैं और आपके वेस्ट बंगाल से सीधे U-टर्न मारती हुई नज़र आई हैं इस बार। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या रोल होता है? तो जो आपका मेडिटेरेनियन सी से जो जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, वो यहाँ पे इस मानसून को इस बार इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। टोटल रेनफॉल जो है 511 मिलीमीटर यहाँ पे किया गया है। क्या? 511 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। लेकिन अगर IPCC की बैकग्राउंड में जाकर के हम देखें, जहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको अभी बताया पैनल क्लाइमेट चेंज है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसका क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट के यहाँ पे नुमाइंदे भी रहते हैं, कई सारे गवर्नमेंट के इस बॉडी के अंदर। तो इसका क्या काम है? तो ये देखेगा साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से क्लाइमेट बदल रहा है, क्या कारण है, ह्यूमन एक्टिविटी कैसी चल रही है, जो यहाँ पे
दर्शाता है कि इन्हीं को ये चीज़ें देखनी है। आईपीसीसी ये चीज़ें सारी देखता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करी जाए, तो ये लोग यहाँ पे मिल करके इसकी स्थापना आईपीसीसी 1988 को यहाँ पे कर देती है। वहीं पे इसकी हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WMO के द्वारा होस्टेड किया गया था। 195 इसकी मेंबर कंट्री हैं। आईपीसीसी शेयर करता है क्या 2007 में नोबेल पीस प्राइज इसको मिला था AI गोर के साथ। याद रखिएगा नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के जीत चुका है। क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट दिया है AR6, जो अभी आपको रिपोर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस रिपोर्ट के डाटा को आपको बताया जा रहा है। तो असेसमेंट रिपोर्ट 6वां निकाला है, याद रखिएगा 6वां के कई सारे पार्ट अभी निकलने बाकी भी हैं। तो फर्स्ट से जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे AR6 का अपीयर हुआ है, यहाँ पे 21-22 में निकला है। फाइनल सिंथेसिस रिपोर्ट 23 मार्च यहाँ पे वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट भी निकालता है। तो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, ये सब आईपीसीसी ही निकालता है। अब अगर बात करी जाए तो भारत के कोने कोने में ये चीज़ें चल रही हैं जो कि इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के फ्लड की हम बातें बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे है। अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल मैप देखा जाए तो ये आपका बाउंड्री टच करता है चाइना तिब्बत। इसका नाम तिब्बत ही है, चाइना ऑक्युपाई है तो चाइना तिब्बत बोला जाता है। अब देखा जाए थोड़ा सा अंदर जा करके तो जम्मू कश्मीर ये रहा, चाइना आपका ये रहा, ये आपका धर्मशाला रहा। इन सब रीजन में जो है, इन सब रीजन में काफ़ी तबाही मच रही है। इसका कारण यही है क्या, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा किया गया जो कार्य है वही यहाँ पे कारण बन रहा है। सीधे सीधे अगर हम शब्दों में कहें तो कैसे बन रहा है मानव के द्वारा कारण, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, यहाँ पे मानव के द्वारा क्या फैक्टर है, क्या कारण है, उसी की सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जो डिजास्टर का रूप ले रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है, तो जो स्टेट का डेवलपमेंट मॉडल है ना, राज्य का, किसका, HP का, हिमाचल प्रदेश का, वह शुरू किया गया है। 1971 के समय में ये चीज़ें बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई थी और हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशंस में अपना रोल भी प्ले किया था। तो जो ये मॉडल है ये डॉक्टर परमार मॉडल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस ये मॉडल है, वहाँ के ये पहले CM भी रह चुके हैं। तो ये फाउंडिंग CM चीफ मिनिस्टर YS परमार, याद रखिएगा, ये डॉक्टर थे और इन्हीं के मॉडल पे ये चीज़ें डेवलप करी गई थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं बहुत हद तक यहाँ पे बदलाव भी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 71 के समय में जो मॉडल था, आज के समय में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से चेंज कर दी गई है। तो इस प्लान को आपको ध्यान में रख करके आज के समय में डेवलपमेंट करना चाहिए था, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो क्या यहाँ पे लैंड रिफॉर्म ये किए, बहुत इंपॉर्टेंट, रोबस्ट जो है स्ट्रांगली तरीके से स्टेट में इन्वेस्टमेंट होया, तब जाकर के सोशल वेलफेयर, जन कल्याण की बातें यहाँ पे बोली गई और अच्छे से जन कल्याण को यहाँ पे फोकस किया गया। जो एफर्ट था ना कलेक्टिव हिमाचल प्रदेश को लेकर के, तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। 1980 की अगर हम बात करें पिछले जाकर के, तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे हेल्थ केयर को सही किया गया, स्कूल सिस्टम लाया गया, कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया, यानी रोड, रेलवे, यहाँ पे जो भी कनेक्टिविटी हो सकती थी यहाँ पे किया गया। एग्रीकल्चर सिस्टम को और सुदृढ़ किया गया, जो भी ऑफ सीजन वेजिटेबल थी उसको इकोनॉमी में भी जोड़ा गया, यानी ऑफ सीजन नहीं तो यहाँ पे सीजनल में भी और ऑफ सीजन में भी दोनों में सब्जी का उपयोग यहाँ पे किया गया। तो इकोनॉमी यहाँ पे बढ़ती हुई तो नज़र आई है इस मॉडल के तहत, लेकिन यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे तो जो यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं सारी, वो कॉजेज के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कारण है अब कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शोषण, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका शोषण करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जल हो गया, और टूरिज्म की वजह से भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। सीमेंट का प्रोडक्शन तीव्र गति से हो रहा है, ये भी एक इशू है। दूसरी जो है मेजर फोकस किया जा रहा है डेवलपमेंट पे,
नेचर के रिसोर्स पे फोकस नहीं किया जा रहा है, डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें रेपिड कंस्ट्रक्शंस करी जा रही हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। ये क्या होता है, जो भी डैम बनाया जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है, इरिगेशंस के लिए कैनाल प्रोवाइड करी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो नदियों को रोक करके उनमें डैम बना दिया जाता है। ये सारी इश्यू निकल के आ रही हैं। पूरा जिस्ट इसी में है, याद रखिएगा। जो कॉज कर रहा है, डैमेज कर रहा है रिवर को और उनके इकोसिस्टम को, ये रोड्स बनाने के चक्कर में भी बहुत सारे जियोलॉजिकल और इंजीनियरिंग असेसमेंट भी सही प्रकार से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारी इश्यू निकल के आ रही हैं। सीमेंट का प्लांट यहाँ पे अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है क्या, किस प्रकार से लैंड का यूज होगा उसके पैटर्न को, और जो एग्रीकल्चरल के प्रैक्टिसेस में शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि कैश क्रॉप आजकल ज़्यादा वहाँ पे लगाई जा रही हैं, जबकि जो नीड हो उस जियोग्राफी की उसके अनुसार अगर बात करें तो कुछ और ही है। तो जो लैंड स्केप है वो तो इफेक्ट हो रहा है, रिवर सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें लाजमी है कि होंगी ही। अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शंस हो रहा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। अगर देखा जाए तो नदियां कभी अपने रूप में चल रही थी, आज स्ट्रीम्स बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन पे जो है डैम बना करके उनको रोक दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, टनल बनाए जा रहे हैं, माउंटेन के अंदर अंदर एक्सकेवेशंस हो रही हैं। ये सब चीज़ें रिवर वेट को भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, माउंटेन को भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। अगर अभी के सिचुएशंस की बात करी जाए तो 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हैं, चल रहे हैं, जो कि 10,000 के आसपास मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यही 2030 तक अगर बात करी जाए तो 1000 चीजें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 1000 मेगावाट, यहाँ पे 1000 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बढ़ेंगी, यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि 22,000 मेगावाट तक एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखेंगी। यानी अभी रुकने का बात नहीं किया जा रहा है, अभी और आगे बढ़ने का बात बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट तो देखिए आवश्यक है किसी भी स्टेट के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अपने नेचुरल रिसोर्स को ध्यान में रख करके हम चीज़ों को सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रोडों की अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश में तो ये चौड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 2 लेन का था उसको सीधे सीधे 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए आगे आ रहा है। तो रोड आप बना रहे हैं तो पहाड़ों को तो काट के ही बनाएंगे, क्योंकि वो हिमालय का रीजन है। तो यहाँ पे उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। उस तरीके से अगर बात करी जाए तो क्या है वो प्रोसीजर, तो माउंटेन में जो भी चीज़ें काट के बनाई जाती हैं आप देख सकते हैं, उसको यहाँ पे नॉन वर्टिकल यहाँ पे काटी जाए, यानी टेरेस के माध्यम से। देखिए अगर ये पहाड़ है आपका, ये पहाड़ है, तो हम यहाँ पे कैसे काटेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ें यहाँ पे ऐसे 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 काटते हुए नजर आएंगे, यानी ये टेरेस के फॉर्मिंग में यहाँ पे होगी। लेकिन यहीं पे हम वर्टिकल अगर काट दिए, ऐसे पहाड़ है तो ऐसे अगर हम काट दिए और यहाँ पे जगह बना लिए, तो ये पहाड़ कहीं ना कहीं स्लाइड होता हुआ नजर आएगा। वही चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यही सारी चीज़ें जो वर्टिकल कटिंग हुई है, टेरेस कटिंग यहाँ पर नहीं हुई है। किस लेन में, तो मनाली, शिमला, इन माउंटेनियस रीजन में वर्टिकली कटिंग हुई है। सीमेंट प्लांट भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, नेचुरल लैंडस्केप, क्योंकि खनन होगा तभी तो सीमेंट निकलेगा। वेजिटेशंस को यहाँ पे आप उखाड़ के फेंक देंगे तभी तो आपका सीमेंट निकलेगा। तो वेजिटेशंस मिट्टियों को यहाँ पे पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, लैंडस्लाइड नहीं होने देती। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। अगर यहाँ पे बात करी जाए कैश क्रॉप, तो ये भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, वाटर सिस्टम को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सॉल्यूशंस क्या है, तो सबसे पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठानी चाहिए, कहाँ पे लूप होल आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट करी जा रही है, ताकि यहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर को यहाँ पे चीज़ें देखा जाए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखा जाए। पॉलिसी फ्रेमवर्क जो फेलियर हो चुका है उसको सही प्रकार से रेजुमिनेट करने की बातें बोली जा रही हैं। नया आर्किटेक्चर यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। यानी पहले जो आप लोग हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में लकड़ियों के घर हुआ करते थे, ये अलाउ है चीज़ें। हिमालय में आप ईंटों के घर, वो भी कई सारे फ्लोर्स बना देंगे, ये अलाउ नहीं है। बड़े बड़े होटल बना देंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री बना देंगे, ये अलाउ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है हिमालय एक जीवित के रूप में देखा जाता है। उसका जो हाइट है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शंस हो रही है, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन यूरेशिया की। तो यूरोप और एशिया की प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शंस हो रही है। इंडिया की जो लैंड है वो
किसमें यहाँ पे, तो एशिया के प्लेट से जाकर के टकराई है बहुत तीव्र गति से, जिसके कारण और अंदर हम लोगों की प्लेट जाती हुई नजर आ रही है। हमें उस प्रकार से देख करके आर्किटेक्चर करना है कि किसी भी तरीके से कोई भी हानि होती है तो यहाँ पे कैजुअलिटीज न निकल के आए। ऐसे हमारे आर्किटेक्चर्स होने चाहिए। वहाँ पे घरों का निर्माण होना चाहिए, शहरों का निर्माण होना चाहिए, विलेज, कम्युनिटी, टाउन, सारी चीज़ों को यहाँ पे देख करके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ है विलेज ड्रेन सिस्टम, स्मॉल ब्रिजेज, स्कूल्स, इन सब चीज़ों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही प्रकार से कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोई भी क्षति होती है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एसेट की बात करी जा रही है तो ये कस्टोडियल होना चाहिए कम्युनिटी को, और इंश्योरेंस होना चाहिए, और इंश्योरेंस कस्टोडियल इन्हीं कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए। दूसरी क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, तो एडिक्वेट चेंज होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्लानिंग में, सारी चीज़ों में कम से कम डिजास्टर को रोकने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थी जिस्ट जो आपको अभी मैं दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कई सारे लोगों की डेथ हो गई है, 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे लॉस दिखाया गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बहुत सारे इशू माउंटेनियर रिवर में, जो कि कॉजेज आपको बताया मैं, सारी की सारी कमीशन इंक्वायरी यहाँ पे बैठनी चाहिए। क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यूजेज हैं, क्या फेलियर है, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करने की पुनः जरूरी है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए चंद्रयान 3 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो फाइनल ऑर्बिट में हम लोग पुनः पहुंचने वाले हैं। तो ये पहले जो है ये ऑर्बिट ये क्या करेगा, तो ये आपका पृथ्वी का, अगर ये पृथ्वी है तो इसका चक्कर ऐसे लगाता है, तो यहां से कम डिस्टेंस होता है और यहां से लगभग 36,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये कर लेता है। तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट से 4-5 बार नाचने के बाद, यानी कवर करने के बाद, ये पुनः आपके चंद्रमा के ऑर्बिट में ठीक इसी प्रकार से राउंडिंग करता है। तो अब वो दिन आ गया है कि इसको लूनर ऑर्बिट में यहाँ पे भेजा जाए। यही एक चीज़ है। अच्छा, ये कौन सा व्हीकल है जो इसका इस्तेमाल करके हम लोग चंद्रयान 3 भेजे हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा LVM-3M4 इसका नाम है। चंद्रयान 3 यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल यहाँ पे इस पे डाला गया है। जा करके सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यहाँ पे होगा कि किस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। इस प्रकार आशा करते हैं इस प्रकार की चीज़ें इस बार सक्षम हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। इसरो बहुत ही सारे चेंजेस भी किया है, पिछले चंद्रयान 2 से बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी गया है। तो अगस्त 1 को ट्रांस लूनर इंजेक्शंस होंगी, यानी ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये आपकी लूनर ऑर्बिट है। यहाँ से निकल करके लूनर ट्रांजेक्ट्री होगी और इस ऑर्बिट में चली जाएगी। यही सारी प्रोसेस निकल के आएगी। फर्स्ट अब अगस्त को बोला जा रहा है कि ये किस ऑर्बिट में जाएगा, ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सॉलिडेरिटी मार्च को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुकी जो पीपुल यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मिजोरम की हालात बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आर्मी डिप्लॉयमेंट के बाद भी वहाँ पे गांव-गांव में स्वयं लोग बंदूक लेकर के प्रोटेक्शंस कर रहे हैं। अपने स्वयं के बंकर हैं, कुकी कम्युनिटी के, मितई कम्युनिटी के, एक दूसरे विलेज के सामने यहाँ पे बंदूक लेकर के खड़े हुए हैं। अपने लोगों को ही बंकर से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक दूसरे के अगल बगल चीज़ें नहीं जा रहा है तो यहाँ पे काफ़ी भारी हिंसा हो रही है। इसलिए यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। वाईफाई यहाँ पे बैन है, यहाँ पे इंटरनेट चीज़ें भी बैन है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इशू निकल के आ रही हैं जो आपको यहाँ पे बता दें। मणिपुर में 2 एथनिक कम्युनिटी हैं। पहली कम्युनिटी मितई है, दूसरी कम्युनिटी कुकी है। कुकी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मितई जो है हिंदू कम्युनिटी को रिजेंबल करती है। ये कम्युनिटी की 55% के आसपास आबादी है मणिपुर में। रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी ये इस कम्युनिटी कुकी जो कम्युनिटी के नाम से जानी जाती है। कुकी कम्युनिटी को 6 शेड्यूल में डाल दिया गया है, जिसके कारण कल्चरल, रिलीजियस, बहुत सारे जॉब में, स्कीम में बेनिफिट इनको मिलता है। वहीं पे मितई कम्युनिटी को इन सब चीज़ से वंचित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इनको आदेश दिया गया, इनको भी 6 शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। उसी के बाद से ही ये सारी चीज़ें वायलेंस इरप्ट आउट हो जाती हैं। क्यों? तो कहीं ना कहीं कुकी कम्युनिटी को ये फियर फैक्टर है कि अगर इनको भी 6 शेड्यूल में डाल दिया गया
तो ये हमारे बच्चों का जॉब लेते हुए नजर आएंगे, हमारे लैंड को कैप्चर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये और भी है, 6 शेड्यूल की डिमांड मितई कम्युनिटी अभी इसलिए करने लगा क्योंकि जो है इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये 10 से 15 ही % लैंड के मालिक हैं। तो ये जो है कुकी रीजन में जाकर के लैंड नहीं खरीद सकते हैं, ये इनके ऊपर इशू है। अगर 6 शेड्यूल में इनको भी ऐड किया जाए तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा सिस्टम। ये सारी की सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। आशा करते हैं जो अभी बैकग्राउंड डिटेल दिया वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ पे कुछ न्यूज और फैक्ट्स बचता है उसको देख लेंगे। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है ट्राइबल आर्ट गैलरी राष्ट्रपति भवन में ओपन करी, याद रखिएगा। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो गिरिराज सिंह है। ये क्या की हैं? तो लोकसभा में यहाँ पे क्या कहे हैं? तो जो MG नरेगा है उससे बहुत सारे वर्कर घटते हुए नजर आ रहे हैं। 247% यहाँ पे चीजें इंक्रीज हुई थी, अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शिफ्टिंग कर ली, कई सारे लोगों ने गांव को छोड़ दिया, पंचायत को छोड़ दिया, कई सारे लोग एक्सपायर्ड हो गए, डेथ हो गई, कई सारे लोग काम करना भी नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि इसकी वजह से यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटी पार्लर अक्रॉस द अफगानिस्तान। तो आपको मालूम है तालिबान में अफगानिस्तान की सरकार है, जिसके कारण यहाँ पे जो महिलाएं हैं ब्यूटी पार्लर में नहीं जा सकती हैं। ऐसी चीजें यहाँ पे तालिबान के द्वारा आदेश कर दी गई हैं। जियो जिन जियोंग एक फार्मर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये क्या थे? ई-कॉमर्स हब ऑफ होंगजुआंग। तो ये फार्मर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये लीडर थे, जो कि क्या हुआ यहाँ पे इनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इसको सस्पेंडेड कर दिया गया था, जो कि $25 मिलियन ब्राइबरी के लिए यहाँ पे जाना गया था। तो ये 2 ईयर का सस्पेंशन था। अब ये चीजें निकल के सामने आई हैं। 6 पीपल गिल्टी ऑफ टेररिस्ट मर्डर। यहाँ पे 6 लोगों को टेररिस्ट की तरफ से घोषित किया गया है यहाँ पे कि 6 लोगों को यहाँ पे गिल्टी पाया गया टेररिस्ट को लेकर के। तो यहाँ पे जो हत्या हुई थी ना, 2016 का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी, दूसरा बेल्जियम में भी जो अभी वायलेंस एरप्ट आउट हुआ है बेल्जियन मीडिया में, ये सब भी इन्हीं का हाथ निकल के आया। किसका? तो सलाह अब्देल सलाम का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2015 में पेरिस अटैक में भी इसी का हाथ था। तो ये अटैक नहीं होनी चाहिए, टेरराइजिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, खास करके वो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कलीग हो, रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर हो, उनको शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दिस इज जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन फॉर मी इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाई पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।